हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका ये तीसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं संविधान के स्रोत की, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। सबसे पहले यूएसए को देखते हैं। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो यूएसए से ली गई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार और राज्यों का संघ की संकल्पना। आयरलैंड, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्तियाँ। ये हो गया। यहाँ देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। रूस, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है ये देख लेते हैं। गणतंत्र व्यवस्था तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। 1935 का जो अधिनियम था उससे क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है केवल 2 देशों में है, भारत में और यूएसए में, और पूरे विश्व के देशों में कहीं पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी कोई चीज़ नहीं है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। लिखित संविधान की शुरुआत किस देश से हुई थी? यूएसए से। अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 110(1) के का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में मिलती है? 117 में। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 119। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन 121। सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार 131। विधानसभा की संरचना 170।
हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना। 215। किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र। 222। हाई कोर्ट विशेष रिट जारी कर सकता है। 226। सुप्रीम कोर्ट विशेष रिट जारी कर सकता है। 32। हाई कोर्ट अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है। 227। संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245। प्रशासनिक अधिकरण। 323 ए। लोकसभा में सुप्रीम एससी और एसटी सदस्यों का आरक्षण। 330 में। ठीक। और राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण 332 में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। संसद का गठन 79। राज्यसभा की संरचना 80। लोकसभा की संरचना 81। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा 83 1। संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं 84 में। संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन 85। लोकसभा अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है 101। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना 129। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति 137। राज्यपाल का क्षमादान 161। विधान परिषद का गठन या समापन 169। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभाओं को विघटित भी कर सकता है 174। राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है 200। राज्यपाल का अध्यादेश 213। राज्यों के लिए हाई कोर्ट 214। हाई कोर्ट का गठन 216। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें 217। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना 231। जिला न्यायालय 233। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 का। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करने के लिए विधान 253। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्याय निर्णय 262। अंतर्राज्यीय परिषद 263। भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान 266। आकस्मिक निधि 267। संपत्ति का अधिकार 300 का। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा 326। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व 331। विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व 333। संघ की भाषा संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई 343। राजभाषा आयोग 344। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था 350 का। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय 192।
संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक। तो वही हमें देखना है। तो 370 किसके लिए था? जम्मू कश्मीर के लिए, जो अब हटा दिया गया है। और 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। अब 371 को कई भागों में बांटा गया है, तो इसकी एक ट्रिक है, नाम समा, ठीक। तो का खा गा नाम से हो गया। घा और अणा को छोड़ दिया जाएगा, ठीक। घा और अणा को इसमें छोड़ दिया जाएगा। अब समा से अणा के बाद आएगा चा छा जा, तो समा चा छा जा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब इसको ऐसे देखना है। तो 371 का में क्या है? नागालैंड। खा में क्या है? असम। और गा में क्या है? मणिपुर। घा और अण जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। 371 घा में क्या है? आंध्र प्रदेश। और अणा में क्या है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक। अब चा में क्या है? सिक्किम। छा में क्या है? मिजोरम। और जा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और झा में लास्ट में याद रखना है गोवा। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन। अब संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची, संघ तथा संघराज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची, पदाधिकारियों की शपथ, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण। छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण। सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, किस रूप में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अब आ जाते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची में। तो आठवीं अनुसूची में है भाषा। तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 हैं। तो 14 भाषाओं के बाद कब कब कौन कौन सी जोड़ी गई ये देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992, KNM जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 92वां संविधान संशोधन 2003, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, ये जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये राज्य भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल कानून से संबंधित था। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायतें, और पंचायतों के विषय कितने थे? 29। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1993, नगर पालिका, इसमें 18 विषय थे, ठीक। नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता की जांच न्यायालय कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कोहिलो बनाम तमिलनाडु केस किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। अब देख लेते हैं हम लोग संविधान के 22 भाग। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है? नागरिकता। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य।
5 में क्या है, संघ है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। 6 में क्या है, राज्य है, 152 से 237 तक। 7, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरसित कर दिया गया है। भाग 8, इसमें संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में बात की गई है, 239 से लेके 242 तक। 9 में क्या है, पंचायतें। 9 का में क्या है, नगर पालिका। और 9 खा में क्या है, सहकारी समिति। 10, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र। 11, केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध, 245 से लेके 263 तक। 12, वित्त, संपत्ति और संविदाएं एवं वाद। सीधा कहें, केंद्र तथा राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध हैं यहाँ पे वो बताए गए हैं इसमें, ठीक है। 264 से लेके 300 का तक। 13, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। 14, संघ तथा राज्यों के बीच राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का, इसमें अधिकरण है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है 323 का और 323 खा में आता है, और ये जोड़ा कब गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 15 में क्या है, निर्वाचन, 324 से लेके 329 का तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा, 343 से लेके 351 तक। 18 में आपातकालीन उपबंध, 352 से लेके 360 तक। 19 में प्रकीर्ण अर्थात मिसलेनियस। 20 में संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, मतलब हिंदी भाषा को आर्टिकल 22 में शामिल किया गया था, और मतलब भाग 22 में शामिल किया गया था, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। अब हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की, ठीक। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जनगण मन। इसकी अवधि कितनी होती है गाने की, 52 सेकंड, 52 सेकंड में गाया जाता है। तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि, उससे लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय फूल कमल, नेलिम्बो न्यूसोफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय पेय चाय। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथेरा कहा जाता है इसको। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पाबो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी गंगा 2008 में घोषित हुई थी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है।
राष्ट्रीय शपथ, भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। राष्ट्रीय फल, आम, मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अब एस राधा कृष्ण के अनुसार तिरंगे के जो रंग हैं हमारे, उन सब का एक अपना अर्थ है। तो उस अर्थ को देखते हैं हम लोग। जैसे केसरिया, तो केसरिया जो है किसका प्रतीक है? त्याग और निस्वार्थ भावना का, साहस का भी प्रतीक है। सफ़ेद, ये सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हरा, ये हरियाली का प्रतीक है। और चक्र, ये न्याय, प्रगति और एकता का प्रतीक है। चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया ने। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? चैत्र। कब शुरू होता है? 22 मार्च से। और अगर लीप ईयर पड़ गया तो 21 मार्च से। अंतिम महीना फाल्गुन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है शासन प्रणाली। ठीक, तो देखते हैं राजतंत्र क्या होता है। मोनार्की बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो होता क्या है इसमें? शासन की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं और वो राजमुकुट धारण करता है तथा आनुवंशिक आधार पर पद धारण करता है। ठीक है, मतलब बाप मरेगा, बाप के बाद बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर उसके बाद बेटा। ये होता है राजतंत्र। कुलीन तंत्र अर्थात अरिस्टोक्रेसी, तो इसमें क्या होता है? शासन की सारी शक्तियाँ थोड़े से लोगों के हाथों में होती है, जो उच्च वर्ग के लोग हुए उनके हाथों में होती है। तानाशाही या अधिनायक तंत्र, तो शासन की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं और वो निरंकुश होता है। वो बल का प्रयोग करके अपने पद पर बना रहता है तथा किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ कोरिया। फिर है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? शासन की सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। यहाँ पर लोगों की ही संप्रभुता होती है। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक को हम लोग संसदीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसे संघात्मक को क्या क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर एकात्मक, इसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। अब राज्य के महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। मतलब एक राज्य जो है किन चीज़ों से मिलकर बनता है? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। ये जो संप्रभुता है, ये सबसे अनिवार्य तत्व है राज्य को बनाने के लिए। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। ठीक। अब देखते हैं हम लोग संसदीय शासन प्रणाली या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है? देखते हैं। शक्ति जो है केंद्र के पास होती है, लेकिन साथ में कुछ शक्तियाँ जो हैं वो राज्यों को भी दे दी जाती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र शासन करता है। इसमें एक चीज़ होती है कि विधि निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था होती है, कौन होती है? संसद। एवं कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक प्रयोग है वो प्रधानमंत्री करता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? सत्ता केंद्रीकृत होती है, मतलब सब कुछ केंद्र के पास होती है, पावर स्टेट के पास नहीं होती। अर्थात सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं और राज्यों के हाथ में कुछ नहीं होता।
राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता यहाँ पे, जबकि वहाँ पे कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, जबकि वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में कर सकता है। समस्त कार्यपालकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति ही इनका वास्तविक प्रयोगकर्ता भी होता है। ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य क्या है? सत्ता का एकमात्र स्रोत है वो है जनता। भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। संसदों की जननी ब्रिटिश संसद, और एक खास बात यह है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान है ही नहीं। भारतीय संविधान में वैसे तो देखिए, भारतीय संविधान में वैसे तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली चलती है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक शासन को दिखाते हैं, मतलब अध्यक्षीय शासन को दिखाते हैं। क्या है लक्षण? राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं, तो राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सारे लक्षण किस चीज़ के हैं? एकात्मक शासन के। किसने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा था? केसी व्हीलर ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच संतुलन स्थापित करता है, ये बात किसने कही थी? केसी व्हीलर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य होने से भारत की संप्रभुता में कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्ग का कल्याण। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये कथन किसका है? मतलब किससे संबंधित है? कल्याणकारी राज्य से। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? ये साधारण पुरुष और महिला की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। भारत और ब्रिटेन की संसद प्रणाली में मुख्य अंतर का अभाव है, किस चीज़ का? न्यायिक समीक्षा का। मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? कि अगर विधि नहीं तो फिर स्वाधीनता नहीं। डब्ल्यू रिंग्स किस अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन से। हेनरी फेयोल किससे संबंधित है? लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता के समर्थक थे ये हेनरी फेयोल। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ये किसने कहा था? डॉनहम ने। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वही है संवैधानिक सरकार। समाज में समानता का अर्थ क्या है? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो यह है समाज में समानता का अर्थ। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।